नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ रूबरू में। आज हम हैं मारवा स्टूडियोज़ में और हमारे साथ हैं एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, परफॉर्मर, थिएटर आर्टिस्ट एंड नाउ एन एडुकेटर एंड मेंटर सतीश आनंद सर। तो मिलते हैं सर से और जानते हैं उनका एक्टिंग का ये हसीन सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या मुसीबतें आईं, क्या उनके ड्रीम्स थे, हैं और आगे क्या करने वाले हैं वो। सर, आई वेलकम यू हियर एट मारवा स्टूडियोज़। सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ हैं। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हर बंदा जब अपनी लाइफ में स्टार्ट करता है, कहीं से अपने स्किल को डिस्कवर करता है, तो एक पॉइंट आता है जहाँ उसे पता चलता है कि ठीक है, आई एम मेड फॉर दिस फील्ड और मुझे आगे इसी में बढ़ना चाहिए। तो आपकी लाइफ में वो पॉइंट कब आया था और वो क्या इंसिडेंट था? अब एक्टिंग की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि मैं शायद 6-7 साल कर रहा हूँगा, तब से मैं एक्ट कर रहा हूँ। रामलीला देख के आते थे हम लोग माँ के साथ, और कभी पिताजी भी साथ होते थे। तो देखने के बाद जो रात में देख के आते थे, सुबह मोहल्ले के लड़के या अपने स्कूल के लड़के मिल के उसको करते थे। अब वो इमिटेट करना था या उसी कैरेक्टर को करना था, ये तो मैं नहीं जानता। तो शुरुआत तो वहाँ से है, इसलिए एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता कि ये किसी से इंस्पायर होकर मैंने किया या क्या। वो रामलीला देख के आते थे, वो एक सेल्फ मोटिवेशन जैसा था। तो उसके बाद फिर जब स्कूल में, जब मिडिल स्कूल में मैं पहुंचा, तब वहाँ हमारे एनुअल फंक्शंस होते थे, तो उसमें नाटक हुआ करते थे। तो उस नाटक में हुआ कि हिंदी का भी नाटक करना है, तो ना रीडिंग उसकी कराई गई। सभी बच्चों से पूछा गया कौन कौन एक्ट करना चाहता है। तो मेरा शौक था, मैंने हाथ उठा दिया। ठीक है, आप भी बोलिए। तो मैंने बोला, तो सबको बहुत पसंद आया, बोलना पसंद आया, एक्ट जो किया वो बहुत पसंद आया। खूब तालियां वालियां बजी, सब पूरे स्कूल का जैसे एक आप हीरो बन जाते हैं, तो उस तरह से हो गया। तो फिर ये था कि स्कूल में जब तक मैं रहा, तो हर साल जो नाटक होते थे उसमें मैं ज़रूर होता था। वो टीचर्स मुझे बुला के एक्ट कराते थे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते गया? हाँ, नेचुरली वो तालियां मिलती हैं और वो एक खुशी एक ही होती है। इस पे जो सबसे बड़ी बात ये है कि 1969 में एक नाटक हम कर रहे थे, बाकी इतिहास, जो बादल सरकार का लिखा हुआ है। उससे पहले तक ये होता था कि एक अभिनेता के रूप में मैं बहुत प्रसिद्ध था। मैं चूँकि बिहार का हूँ, तो पूरे बिहार में मेरी प्रसिद्धि थी, लगभग भारतवर्ष में जैसी थी। तो उस वहाँ अभिनय करते हुए बहुत अच्छा लगता था, तालियां बजती थी, अखबारों में नाम निकलता था, फोटोग्राफ्स छपते थे, बहुत अच्छा लगता था। एक अजीब सा, क्या कहते हैं, एक कॉन्फिडेंस नहीं, वो एक अजीब ग्लैमर जो उसका एक फील है, वो होता था। लेकिन बाकी इतिहास करने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, वो नाटक भी बहुत अच्छा हुआ था, मेरे अभिनय की बहुत तारीफ भी हुई थी। लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं, अभिनय से ज़्यादा नाटक कुछ और भी कहता है। एक सामाजिक होने के कारण आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उस नाटक के कंटेंट कुछ ऐसे थे, और उसकी रिहर्सल हमने 2-3 महीने की थी। तो वो नाटक अंदर रम गया था, उसके कंटेंट्स बड़े ज़बरदस्त थे, मेलोड्रामा नहीं था वो। तो उसने मेरे जीवन के लक्ष्य को बदल दिया, मेरी दृष्टि बदल दी। किस टाइप का है वो? दृष्टि बदल दी मेरी कि जीवन क्या है, सोसाइटी क्या है, हम क्यों हैं, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, किस चीज़ के लिए हम जीते हैं। तो वो सब गुत्थियाँ उस नाटक में थीं। तो उसने मुझे बड़ा गहरे उस तरफ सोचने के लिए मजबूर किया। तो इसलिए वहाँ से मेरी जो अभिनय की यात्रा है वो बिल्कुल ही बदल गई। तो काफी वो फिर सोशल रेलिवेंस की तरफ में चला गया। अच्छा, काफी सीरियस सा प्ले था ये। वेरी सीरियस प्ले। तो सोशल रेलिवेंस है। व्हाट वाज योर एज एट दैट टाइम, मतलब एज अ स्टूडेंट इतना सीरियस परफॉर्मेंस देना? मैं उस समय था 22 साल का। अच्छा, और तब आपने ये सीरियस परफॉर्मेंस दिया? 22 साल का था मैं। तो वो इतना अच्छा, उसने मेरा पूरा, मेरी दृष्टि बदल दी अभिनय के बारे में, नाटकों के बारे में, तो थीम के बारे में। उससे पहले जब भी नाटक हम करते थे या चुनाव करते थे, तो कौन सा बड़ा कैरेक्टर है, इसमें क्या करना है, कुछ ये करने को है या नहीं,
कंटेंट के बारे में नहीं सोचते थे। एग्जैक्टली। लेकिन उस नाटक ने मेरे अंदर एक ऐसा परिवर्तन लाया कि उससे मुझे लगा कि नहीं, फिर जीवन को समझने की कोशिश करनी शुरू की मैंने। मैं तो साइंस का छात्र रहा, अच्छा। लेकिन धीरे धीरे मेरा लिटरेचर की तरफ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बनते गया कि उसने मेरा वो लक्ष्य बदल दिया। तो आज तक मैं उसको मानता हूँ कि आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपकी ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने काम के उससे आप समाज को क्या दे रहे हैं। सही बात है। मीडिया हैज द पावर टू शेप द माइंड्स। हाँ, आप एजुकेट करने के लिए आपका काम सिर्फ तालियां बटोरने के लिए नहीं है। बिल्कुल सही कहा। आप अच्छा काम करेंगे, ताली आपको मिलेगी, लेकिन उस अच्छे काम में आप समाज को क्या दे रहे हैं, उससे आपको एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी होगी। समाज आपको उस रूप में रिकग्नाइज भी करेगा। सही बात तो है। ये वहाँ से मेरी दृष्टि इस बारे में बदली। तो फिर आप आगे इसी फील्ड में करते गए, हाँ, काम करते मैं गए। बिहार में चूंकि एंड देयर वर नो लुकिंग बैक। नो, बिहार में चूंकि थिएटर नहीं था, मेरा सपना था कि बिहार में मैं एक बहुत अच्छा थिएटर अच्छा। बनाऊंगा, और वो बनाया मैंने। आज भी मुझे फादर ऑफ बिहार थिएटर कहा अरे जाता है। वाह। हाँ, आई स्टार्टेड, ट्रेंड सेटर में रहा हूँ वहाँ। मैंने सैकड़ों लड़के लड़कियों को इसके लिए ट्रेंड किया, थिएटर के लिए, टीचिंग इज एक्टिंग द के लिए। नोबलेस्ट प्रोफेशन। मतलब आई रियलाइज दिस थिंग कि उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, ठीक है आप आर्टिस्ट हो, बट आप अपने जैसे लोग जब क्रिएट कर रहे हो, हाँ, बिल्कुल नहीं। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, कितना अच्छा फील होता है ना। वो सिर्फ उतना ही भर नहीं था कि उनको ट्रेंड करना है, एक पूरा कल्चर क्रिएट आपने पूरे बिहार में लाना है। उस पूरी सोसाइटी में जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, जो बंधी हुई सोसाइटी है, जो अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहती, वो मंच पर कैसे भेजेगी। पत्नियों को नहीं भेजना चाहती है, बहनों को नहीं भेजना चाहती है, तो उनके बीच में इस तरह का काम करना और उसमें ये अवेयरनेस लेके आनी, दैट वाज द ग्रेट। मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, आई कैन वेरी डिफिकल्ट। और उसमें मुझे लगभग 20-25 साल लग गए, 25 ईयर्स मैंने ट्रेंड किया लड़कियों को, लड़कों को। ये ठीक है, कोई 2 साल के लिए काम करती थी, कोई 3 साल के लिए काम करती थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके बाद उनकी शादी हो गई, वो अगर करती हैं तो ठीक है, नहीं तो सब ने छोड़ छाड़ दिया। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता था कि कोई भी लड़का या लड़की 3 साल भी अगर थिएटर को दे देता है सीरियसली, तो थिएटर चलता रह सकता है, और आप अवेयर होते चले जाएंगे, सोसाइटी अवेयर होती चली जाएगी। तो सर ये तो हो गया आपका बिहार का अकम्पलिशमेंट कि वहाँ पे आप एक ट्रेंड सेटर बन गए। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका? नहीं, बिहार में ये नाटक का एक कल्चर हमने पैदा किया। बिहार में मेरी अपनी एक संस्था थी कला संगम के नाम से। पहले पटना में ही उसके शोज़ करते थे, फिर बिहार से बाहर निकले, पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के हमने नाटक किए, जितने भी थिएटर के, और जितने भी नेशनल फेस्टिवल्स होते थे उसमें मुझे आमंत्रित किया जाता था। मेरे यहाँ से हम लोग ग्रुप अपना लेके जाते थे, तो लगभग हिंदी भाषी जहाँ भी लोग हैं वहाँ पर हमने नाटक जाके किए। भुवनेश्वर में जो 1984 में एक नाटक मैंने किया था, अमली। अच्छा। वो था वहाँ के बिहार के नाट्य रूपों को लेके, पारंपरिक नाट्य रूपों में से उनकी जो नाटकीय गुत्थियाँ हैं उनको यूज़ करते, उनके नाटकीय तत्वों को इस्तेमाल करते हुए एक मॉडर्न इंडियन थिएटर के लिए कोई नई थिएटर लैंग्वेज को क्रिएट करना। अच्छा, एक नई रंग भाषा, एक नई रंग भाषा देना। तो वो मैंने क्रिएट किया, विदेशिया स्टाइल मेरा इवॉल्व किया हुआ है, मैंने उसको क्रिएट किया है। और उसके वो म्यूज़िकल है, उसमें डांसेस हैं, सॉन्ग्स हैं, और वो सारे हमारे जो बिहार के जितने ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं उनमें से कुछ कुछ जो भी ड्रामेटिक एलिमेंट्स हैं वो लेके मैंने उसको इकट्ठा किया था और एक फॉर्मेट बनाया था। उसके हमने नाटक किए, तो पूरे देश में नाटक किए। उसका काफ़ी बड़ा प्रभाव भी पड़ा, बिहार पे भी पड़ा और पूरे इंडियन थिएटर पे पड़ा उसका। तो इस तरह से NCZCC, NZCC, EZCC, ये सारे के सारे जोनल सेंटर्स मुझे अपने थिएटर फेस्टिवल्स में बुलाते थे, और मैं उनकी प्रोग्राम कमेटी का भी मेंबर रहा हूँ, गवर्निंग बॉडी का भी मेंबर रहा हूँ। 2 अपना उत्सव हुए, एक 1986 में हुआ था दिल्ली में, और एक 89 में बॉम्बे में हुआ था। उन दोनों में मैं ईस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर का चीफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था। तो
एक जगह हम लोग 5000 आर्टिस्ट रहते थे। और बिहार का जो कंटिनेंट था वो करीब 150 आर्टिस्ट थे जो मेरे अंडर काम करते थे। और एक जोनल सेंटर में लगभग 500 या 600 आर्टिस्ट होते थे। तो 600 आर्टिस्ट मेरे अंडर थे जिनके प्रोग्राम्स में तय करता था कि कब कहाँ कैसे प्रोग्राम करना है। तो वो उसने काफ़ी मुझे सिखाया। एक बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव है। आई एम श्योर इतने सारे लोगों के साथ जब आपकी इंटरेक्शन और एक कैंपस में 5000 आर्टिस्ट रह रहे हैं, इमेजिन, फॉर ए मंथ। ट्रू। तो उसका जो आपको एक अनुभव मिलता है, और रियल इंडिया क्या है, कल्चरली हम लोग कितने डाइवर्जेंट हैं और फिर भी एक हैं। कौन कौन सी कॉमन चीज़ें हमारे अंदर हैं वो देखने लायक, और वो एक बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली, सही कहा। आई कैन इमेजिन। हाँ, तो ये इस तरह से काम करते हुए मैंने वहाँ किया। फिर बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे वहाँ एक स्टेट संगीत नाटक अकेडमी है, उसका मैं वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ वहाँ, और इस तरह से वहाँ काम करता रहा। तो फिर उसके बाद यहाँ दिल्ली में श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है। इन्होंने, क्योंकि मैं प्लेस जो है बाहर भी डायरेक्ट करने के लिए आता था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक्सटेंशन प्रोग्राम की वर्कशॉप्स कंडक्ट करता था ट्रेन करने के लिए, उनके नाटक डायरेक्ट करने के लिए आता था। तो श्री राम सेंटर वालों ने मुझे एक प्ले के लिए बुलाया कि आप एक प्ले हमारे लिए, हमारी रेपेट्री कंपनी के लिए डायरेक्ट कर दीजिए। अच्छा। तो उनका एक प्ले मैं डायरेक्ट करने के लिए आया था। तो मेरे काम को देख के उनको ये लगा कि ये तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है। तो वो आपका फर्स्ट वो था क्या चीज़? आफ्टर बिहार, मतलब बिहार से दिल्ली में फर्स्ट वो था आपका? हाँ, बिहार में दिल्ली वालों के लिए पहला वही काम वही था। मतलब वहाँ से हाँ, ट्रांजिशन तो हो रही है ना। उन्होंने नहीं, मुझे सिर्फ इनवाइट किया था, मैं प्ले ही डायरेक्ट करने आया था। तो मेरे काम को देख के बाद देन उस समय पन्ना भरत राम थी उसकी ओके। चेयरपर्सन। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप तो इतने सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, और मुझे बहुत ज़रूरत है ऐसी। हमारे एसआरसी की हालत बड़ी ख़राब है, उनका एक एक्टिंग कोर्स चलता था, बहुत ही ख़राब हो चुका था। उनकी रेपेट्री कंपनी थी, वो भी ठीक काम नहीं कर रही थी, उतना अच्छा नहीं काम हो पा रहा था। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप यहाँ आ जाइए तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने अपने कुछ मित्रों से सलाह की, तो उन्होंने कहा कि आ जाइए, यही समझना कि 1-2 साल के लिए तुम वर्कशॉप करने के लिए आए हो। पहले तो 2-3 महीने के लिए आते थे, 2 साल किया है। तो इस तरह से मेरा जो है माइग्रेशन पटना से यहाँ दिल्ली को आपकी ज़रूरत थी ना। हाँ, और वो चूँकि फैमिली साथ थी तो फिर वापस जाना नहीं हुआ, फिर यहीं पे मैं काम करता रहा। लेकिन बिहार में फिर जब ये 1983 में हमारा एक फेस्टिवल हो रहा था, उसकी रिहर्सल्स चल रही थी। तो एक आदमी आया, वो हमारी रिहर्सल में आके बैठ गया। मैं तो उस समय स्टेज पे रिहर्स कर रहा था। तो जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने देखा तो लाइट वाट ऑन की, तो वहाँ एक बैठे, मैंने जी मेरा नाम प्रकाश झा है। अच्छा। तो मुझे पता लगा कि आपका नाटक हो रहा है, आपकी रिहर्सल हो रही, तो मैं आ गया, देखने आ गया। ठीक है, बैठिए। तो बातचीत हो रही, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप उसमें काम करें। एज एन एक्टर? हाँ, एज एन एक्टर। तो मैंने कहा मैं तो फिल्मों में काम नहीं करता हूँ। हाँ, आप थिएटर आर्टिस्ट? मैं तो थिएटर करता हूँ, मैं तो फिल्मों में नहीं। नहीं, क्यों, ऐसा क्या है? मैंने कहा कुछ ऐसा नहीं है, बम्बई कौन जाएगा, मैं बिहार में रह के काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर अगर आपको काम करना हो तो क्या किया जा सकता है? मैंने कहा देखिए ऐसा है, वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं है फिल्म में काम करने की, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर पटना में या बिहार में कहीं शूटिंग होगी तब मैं कर सकता हूँ। तो मुझे हाँ, ये तो ठीक कर रहे हैं आप। तो उसके बाद वो विदा हो गए। दूसरे दिन फिर वो चले आए, बोले कि ऐसा है सतीश जी कि मैं जो एक अगली फिल्म बना रहा हूँ, पहली मेरी फिल्म है हेपे भोर्रे, उसमें एक रोल आपने करना है। मैंने कहा मैंने तो कल ही आपको कह दिया था कि नहीं हो सकता। बोले नहीं, ऐसा है, आपने कहा था कि मैं बम्बई नहीं जाऊँगा। मैंने कहा हाँ, वो तो मैंने कहा था, वो तो मैं बिहार में कर रहा हूँ। अब बोलिए। वही ना, अच्छे एक्टर्स की डिमांड होती है। तो मैंने कहा कि ये तो फंस गया मैं। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है। तो फिर उसके साथ अच्छी दोस्ती हो गई। फिर स्क्रिप्ट पे काफ़ी लंबी चौड़ी बातें होती थी, तो वो बड़े भाई की तरह वो मुझे इज्जत देने लगे काफ़ी। हाँ, वही मतलब अगर हम अपने स्किल को अच्छे से समझ लें और उतार लें अपने अंदर, तो फिर लोग हमें ढूंढते हैं, हमें नहीं भागना पड़ता।
फिर वो उसकी शूटिंग हुई और इस तरह से मैं फिल्मों में आ गया। उसमें दीप्ति नवल थी, राज किरण थे, और वो फिल्म अच्छी थी। उसको एंटरटेनमेंट टैक्स से मुक्त भी कर दिया गया था और काफ़ी अच्छा बिजनेस उसने किया था। तो आपकी लाइफ में तो मतलब ऐसे ढूंढने की मंजिल हमें वाला केस चल रहा था, साइंस से एक्टिंग एंड थिएटर से सीधा फिल्म। हाँ, मतलब आपको डेस्टिनी खुद ही चांस दे रही थी। वो अब क्या है भगवान जाने नहीं, लेकिन ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद दूरदर्शन हमारे यहाँ 1993 में पटना में आया। तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो सब चूँकि मुझे अच्छी तरह जानते थे, तो फिर मैं उनसे जुड़ गया। तो वहाँ इन हाउस प्रोडक्शंस जो है उनकी मैं डायरेक्ट करने लग गया। उनके प्लेस डायरेक्ट किए मैंने। फिर उन्होंने एक कमीशन प्रोग्राम अनाउंस किया था, तो उसमें एक मुझे कमीशन प्रोग्राम भी मिला था, बदलते परिवेश के नाम से मैंने एक टेलीफिल्म बनाई थी। उसके बाद तो फिर मैं दिल्ली आ गया। सब कुछ। तो फिर मेरा पटना से उस तरह का क्रिएटिव कनेक्शन लगभग समाप्त हो गया। मेरी संस्था थी, वो लोग भी इधर उधर बिखर गए, तो अभी वो संगठित नहीं रह प्रेजेंटली सके। कर रहे हैं कुछ करते हैं अलग अलग जगह पे सारे, और उसमें से बहुत सारे बॉम्बे चले गए हैं, बॉम्बे में अच्छा काम कर रहे हैं फिल्मों में। सर कुछ अपने सिग्निफिकेंट स्टूडेंट्स के बारे में शेयर करिए ताकि और लोग भी इंस्पायर हो पाएं। मेरा एक स्टूडेंट है विनीत कुमार, वो बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी आया था, फिर अभी फिल्मों में भी काम किया है, काफ़ी सीरियल्स में भी काम किया है। विजय कुमार है, देन राजकुमार राव है। वहाँ बिहार में जो भोजपुरी फिल्में बनती हैं उसमें बहुत सारे लड़कियाँ वहाँ पे तो आपने पूरा सेटअप ही कर दिया था। तो वो उसमें वो काम कर रहे हैं। एक प्रवीण सिंह सिसोदिया है, वो बड़ा अच्छा एक्टर है। ऐसा कोई स्टूडेंट था जिसने मतलब आप पे स्पेशल इम्पैक्ट छोड़ा हो? क्योंकि कुछ लोग लाइफ में हमें मिलते हैं जो एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ जाते हैं कि हम चाह के भी नहीं भूल सकते। तो कोई ऐसा स्टूडेंट था जिसने इस लेवल का रिस्पेक्ट दिया हो या कोई एक स्पेशल प्लेस बनाया हो? नहीं, रिस्पेक्ट तो सारे ही स्टूडेंट्स देते हैं। मतलब अब इतने साल हो गए हैं, तो सब जो भी मिलता है जो स्पेशल तो एक ही होता है फिर भी। नहीं, स्पेशल उस तरह से कोई नहीं है, लेकिन ये है कि उनसे जब बात करता हूँ या वो मिलते हैं या फिर दूसरे से मेरी बात करते हैं या कहते हैं, तो फिर उससे पता लगता है कि हाँ, आज से 30 साल पहले ये मेरे साथ था, तो इस तरह से आज भी मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है। अभी भी कई बार क्या होता है कि बम्बई से एक फ़ोन आ जाता है, गुरुजी हम लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे कला संगम वाले पुराने सब, तो वही बातें याद कर रहे हैं कि कैसे आप हमसे काम कराते थे, कैसे डांट पड़ती थी, क्या हम लोग छुप छुप के करते थे, वो सारे। हाँ, दे आर ऑल वेल एस्टेब्लिश्ड। तो सुन के अच्छा लगता है। हालांकि मैं बड़ा सख्त हूँ, पढ़ाने भी सख्त हूँ, वेरी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो तो काम ही नहीं मैटर करता है। तो उस डिसिप्लिन से स्टूडेंट्स डरता भी है, घबराता भी है, भागता भी है, आपसे नफरत भी करता है, आपसे गुस्सा भी करता है। नहीं होता है, बच्चे तो सब तरह के होते हैं ना। हमारे अंदर तो कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। अगर किसी को डांट भी रहे हैं तो उसके पीछे एक प्रेम का भाव है, वही सीख जाओ। लेकिन दूसरा बच्चा किस तरह से ले रहा है ये तो आपको नहीं पता है, तो वैसा होता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि मेरे केस में जितने भी स्टूडेंट्स जिनको मैंने बहुत डांटा भी हो, कम डांटा हो, वो सब बहुत इज्जत करते हैं मेरी। जहाँ भी है कहीं ज़रूर वो उसकी चर्चा करेंगे कि नहीं, इनसे मैंने बहुत सीखा है। तो ये चीज़ जो मुझे अंदर तक, मैंने क्या कहते हैं, बड़ी भावुक बना देती है। इम्प्रेस करती है आपको। कि कोई बात नहीं सर, ये हमारे इंडियन कल्चर में ही सिखाया गया है कि गुरु देवो भव, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी प्रेजेंटली आप किस तरीके से अपनी एक्टिंग के जो एक स्किल को अभी तक इग्नाइटेड रखा हुआ है आपने, और अभी आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है आगे जाके? अब ये है कि मैं तो अभी AFT से जुड़ा हुआ हूँ 2009 से। हालांकि पढ़ाने तो यहाँ मैं 2000 से ही आता था, 1999 से ही आ रहा हूँ। 3 मंथ्स एक्टिंग कोर्स के, उस समय 3 मंथ्स एक्टिंग कोर्स होता था, तो उसमें एज ए विजिटिंग टीचर आता था मैं। चूँकि मैं डिफरेंट वर्कशॉप्स वगैरह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ या संगीत नाटक अकेडमी से, फुल टाइम नहीं था, तो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के मेरे, तो एक मेरी जो अपनी मानसिकता है, एक
मेंटल कंडीशनिंग जो होते थे वो ये है कि जो भी मैं काम करता हूँ वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। दैट इज वेरी और इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि उसे एक टाइम पीरियड में ख़त्म होना है और उसे अच्छा होना ही। आई कैन नॉट अफोर्ड फेलियर्स, एग्जैक्टली। क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन है, अगर मैं फ्रीलांसर था तो उसमें ये था। तो ये कमिटमेंट, बहुत गहरी कमिटमेंट के साथ मैंने जितने भी नाटक किए या फिल्म, बहुत कम फिल्में की लेकिन फिल्म भी की या सीरियल्स भी किए, तो उसमें ये कमिटमेंट मेरी रहती थी कि मैं अपना 100% नहीं 1000% दूँ उसमें। तो वो एक मेंटल कंडीशनिंग होगी, तो वो आज तक है। कोई भी मैं काम करता हूँ, अब सिर्फ यहाँ AFT में 2009 में मैं 1 ईयर एक्टिंग कोर्स में एज ए डीन आ गया। ओके। तो फिर यहाँ के सारे कोर्स को रीडिज़ाइन करना, कैसे किया जाएगा, 1 साल तक लड़के लड़कियाँ यहाँ रहेंगे, उनको कैसे पढ़ाया जाए ताकि वो जुड़े रहें, उनका सारा इंटरेस्ट plan, बना रहे, कैसे वैरायटी उसमें लाई जाए, वो सारा का सारा सोचा और किया। चूँकि मैं सिर्फ एक टीचर ही नहीं हूँ, सिर्फ लेक्चर देने वाला नहीं हूँ, मैं भी चूँकि परफॉर्मर हूँ, परफॉर्म करता हूँ, एक्ट किया है मैंने। मोर देन 150 प्लेज में मैंने एक्ट किया है मेन कैरेक्टर, और अबाउट 100 प्लेज मैंने डायरेक्ट किए हैं। ओके, डायरेक्टर भी। डायरेक्शन एज ए डायरेक्टर, और उनको डिज़ाइन भी किया है। तो इसलिए उस पूरे कल्चर के बारे में, उस पूरी लैंग्वेज के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से उसका ज्ञान है मुझे। अब उसका इस्तेमाल कैसे होना है, क्या होना है, तो आप बहुत बार ये अच्छे से यूज कर रहे हैं अभी? हाँ, यहाँ? करता हूँ मैं। बहुत- तो यहाँ भी उसी तरह से है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जब से ये नई शुरुआत हुई है यहाँ AFT में, अभी हमारे यहाँ का एक्टिंग कोर्स जो है वो सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है। बहुत अच्छा कर रहे हैं लड़के लड़कियाँ Exactly. यहाँ पे, ये चीज़। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि आप एक परफॉर्मर भी रहे हैं, नॉट ओनली अ टीचर बट यू स्टार्टेड एज अ परफॉर्मर, राइट? तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने थिएटर्स में भी परफॉर्म किया एंड आपने आपकी ट्रांजिशन या प्रमोशन मूवीज़ में भी हुई जो आपको डेस्टिनी खुद ऑफर करी। तो थिएटर में और एक मूवी आर्टिस्ट में क्या डिफरेंस है? मतलब वो क्या फीलिंग होती है थिएटर वाली और एक मूवी वाली? थिएटर में क्या है कि वो लाइव परफॉर्मेंस है, ऑडियंस सामने बैठी हुई है और आपने परफॉर्म करना है। अब उसमें क्या होता है कि ऑडियंस जो है आपके परफॉर्मेंस के साथ साथ ट्रैवल करती है, एक जर्नी, दोनों की जर्नी एक साथ चलती है। एक्टर जो स्टेज पे कर रहा है और ऑडियंस उसके साथ जुड़ जाती है, एग्जैक्टली। आइडेंटिफिकेशन होता है। अब उसमें वो यात्रा करती है, तो उसमें बहुत बार ये होता है कि इमोशनली कुछ भी ऐसे सीन्स आ जाते हैं जहाँ पे वो हंसते भी हैं, रोते भी हैं, कुछ भी ऐसा होता है। तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो एक्टर पर पड़ता है। तो एक्टर जो ऑडियंस को उस तरह के उससे रिसीव करता है, जो भी उनकी रिएक्शंस हैं, उससे उसको बल मिलता है। ये चीज़ फिल्म में नहीं है। फिल्म जो है, फिल्म में हम शॉट्स में फिल्म को फिल्माते हैं, शूट करते हैं। अब एक शॉट ख़त्म हुआ, फिर दूसरा शॉट 1 घंटे के बाद होगा या 2 घंटे के बाद, क्योंकि लाइट सेट होगी, ये सारी चीज़ें, एंगल बदल जाता है कैमरे का, सब कुछ है। तो वो कंटिन्यूटी उसमें नहीं रहती है फिल्म एक्टिंग में, जब आप एक्ट कर रहे होते हैं। थिएटर में ये कंटिन्यूटी रहती है कि एक एक्टर आपने जो शुरू किया, तो शुरुआत से लेके उसके अंत तक जो भी उसकी जर्नी है, उस पूरी जर्नी को वो एक्टर एक्सपीरियंस करता है। फिल्म में ये बात नहीं हो पाती। फिल्म में आपको इमेजिनेशन में सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, तो बाद में ऐसा होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि सीन का पहला शॉट जो है वो सीन का पहला शॉट नहीं होता है, वो मिडल में से ले लिया जाता है, क्योंकि एंगल इधर से है, इधर सारे, इधर से ज़्यादा सुविधा है, एंगल इधर लगा दिया गया है। तो अब इस तरफ के जितने भी शॉट्स हैं वो डायरेक्टर अपनी सुविधा के अनुसार वो कर लेता है, और बाद में फिल्म तो जाके एडिटिंग टेबल पे बनती है। तो फिर नाटक तो रिहर्सल रूम में तैयार होता है, सही बात है। वो कंटिन्यूटी में तैयार होता एंड देयर इज है। नो रूम फॉर मिस्टेक आल्सो। हाँ, उसमें नहीं, रिहर्सल में तो आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, नहीं, लेकिन performance, स्टेज पे हाँ, परफॉर्मेंस में आप नहीं कर सकते हैं। फिल्म में ये बड़ी सुविधा है कि आपको रीटेक्स जितने चाहें आपको मिल जाते सही हैं, बात। लेकिन यहाँ पर एक्टिंग इसलिए ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है थिएटर से, कि जब आप रीटेक देते हैं तो फर्स्ट टेक में आप में जितनी एनर्जी थी, जितनी फ्रेशनेस थी, जितने इनोवेटिव थे आप, Same आपको हर रीटेक में उतना ही रहना है। दैट्स ट्रू। और आपने अपने वो इमोशंस, रखने उनकी हैं इंटेंसिटी, उसको पकड़ के रखना है। अगर इसमें थोड़ा सा भी झोल आ गया, लूज हो गया,
आपका परफॉर्मेंस गया। तो इस मायने में यहाँ आके ना फिल्म एक्टिंग थोड़ी सी उससे डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्या आपने उसको मेंटेन रखना है। तो मतलब दोनों की अपनी प्रोज एंड कॉन्स है, क्योंकि मैं बिल्कुल। हमेशा से सुनती थी कि जो थिएटर आर्टिस्ट होता है ही टर्न्स आउट टू बी अ गुड एक्टर, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कर चुके होते हैं परफॉर्म, और कोई रीटेक नहीं होता है उनके केस में। नहीं वो तो एक्टिंग दूसरा वो अच्छी कर लेते वो हैं। है। दूसरा क्या है कि बेसिक फिल्म की एक्टिंग हो या थिएटर की एक्टिंग हो, जो बेसिक्स हैं, कैरेक्टराइजेशन कैसे होगा, कैरेक्टर पे कैसे काम होगा, कैरेक्टर का एनालिसिस क्या है, वो सेम है। एग्जीक्यूशन में अंतर है सिर्फ। थिएटर में जब हम जाते हैं तो थिएटर में एग्जैजरेशन है हर चीज़ का, Emotions का। इमोशंस का भी है, Expressions। वॉइस का भी है, एक्सप्रेशंस का भी है, बॉडी मूवमेंट का भी है। Right। चूंकि जो डिस्टेंस बिटवीन द परफॉर्मर एंड द ऑडियंस वो वेरी कर रहा है, कहीं वो 10 फीट है, कहीं पे वो 100 फीट है। सही बात है। तो आपने तो जो 100 फीट पे बैठा हुआ है उसको भी तो सुनाना है, Same उसको चीज़ भी वो तो जानिए दिखाना जो- है वहाँ हाँ, हाँ। तो इसलिए आपको क्या है कि सब कुछ आपका एग्जैजरेटेड हो जाता है। फिल्म में क्या है कि आप जो कैमरा जिस तरह से आपको कैप्चर कर रहा है, आप सिनेमा हॉल में, किसी भी सिनेमा हॉल में जाके बैठ जाएं, आपको वैसा ही दिखाई देगा, वो एंगल चेंज नहीं होगा जिस तरह से कैमरा ने आपको कैप्चर किया है। थिएटर में ये नहीं है। थिएटर में आप इधर बैठे हुए हैं तो यहाँ के एंगल दूसरे आ रहे हैं, यहाँ से आपकी साइड लाइन अलग बन रही है, इधर बैठे हुए हैं तो दूसरी बन रही है, सामने बैठे हुए हैं तो दूसरी बन रही है, तो सबका व्यू अलग अलग हो जाता है। ये डिफरेंस हो जाता है। तो इसको समझना जो है एक एक्टर के लिए वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि थिएटर में द साइज ऑफ द एक्टर वो उसका ओरिजिनल रहता है। वॉइस, इमोशंस, बॉडी मूवमेंट वो एग्जैजरेट कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। Exaggerate। फिल्म में क्या होता है, साइज ऑफ द एक्टर इज इंक्रीज मैनी फोल्ड्स। आप देखते हैं इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, उस पे वो एक्टर का क्लोजअप भी अगर आप देख रहे हैं तो उसमें 25-30 एक्टर जो ओरिजिनल साइज के हैं वो उसमें आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन, इमोशंस, वॉइस, ये सारी की सारी कंट्रोल्ड है, नेचुरल है या अंडर प्लेड है। अब इसमें आ जाइए, आप टीवी पे आ जाइए, टीवी में आ जाइए तो टीवी में द साइज ऑफ द एक्टर इज डिक्रीज्ड। जो ओरिजिनल साइज है एक्टर का उससे वो छोटा उसमें दिखाई देता है। बट द वॉइस, इमोशंस, एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट वो सारे के सारे कंट्रोल्ड हैं या अंडर प्लेड हैं। राइट, दिस इज द डिफरेंस। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये एक जो भी एक्टर फिल्म का है वो अगर थिएटर में आ रहा है तो उसको अपने आप को इस तरह से ट्रांजिट करना होगा कि उसको कंट्रोल मूवमेंट्स करने पड़ेंगे। और जो थिएटर वाला है वो फिल्म में अगर आ रहा है या टेलीविज़न में आ रहा है तो उसको अपने आप को इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। तो So they जिसने go इससे differently। एडजस्ट कर लिया वो अच्छा कर लेता सो है। वी कैन नॉट कंपेयर देम। नहीं, कंपैरिजन तो इस तरह से नहीं हो Exactly, सकता तो है वही- ना, इस तरह से नहीं। देखिए, फिल्म एक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हुए हैं। थिएटर एक्टर्स भी बहुत अच्छे हुए हैं। ऐसे भी बहुत से थिएटर एक्टर्स हुए हैं जिन्होंने फिल्मों में भी वैसा ही अच्छा काम किया है। ऐसे भी बहुत से फिल्म एक्टर्स हुए हैं जिन्होंने थिएटर में या बाकी वैसा ही अच्छा काम किया है। लेकिन बहुत सारे फेल भी रहे हैं, वो तो सर थोड़ा सा लक भी होता है। नहीं, लक तो एक दूसरी चीज़ है, एडजस्ट करना, एडेप्टेशन, किसी भी सिचुएशन के साथ अपने आप को एडेप्ट करना, ये एक कठिन काम है। आप कितनी जल्दी उसको कर पाते हैं, ये चीज़ होती है। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत इंस्पिरेशन मिली आपकी जर्नी के बारे में जान के। आपने इतना सारा काम किया, आपके पास इतनी सारी वास्ट नॉलेज है जो इतने लोगों को इंस्पायर कर चुकी है और आज भी कर रही है। और मैं आशा करती हूँ कि जैसे APJ अब्दुल कलाम अपने लास्ट ब्रेथ तक प्रोडक्टिव थे ना, मैं चाहती हूँ कि आप भी वैसे ही काम करते रहें, लोगों को सिखाते रहें, पढ़ाते रहें, इंस्पायर करते रहें। थैंक यू। तो अब थोड़ी सी इंस्पिरेशन अब इसी बात पे आप और दे दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स को कि क्या वो टिप्स होती हैं जो उन्हें एक अच्छा एक्टर बना सकते हैं, कुछ बेसिक टिप्स। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप अभिनेता बनना चाहते हैं तो एक तो वो पैशन बहुत ज़रूरी है, जिसे हम जुनून कहते हैं। डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, एक कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और लर्निंग की आदत डालनी पड़ेगी। सीखें, हम कितना कुछ सीख सकते हैं, जीवन से कितना कुछ सीख सकते हैं। पूरा जीवन जो है वो अनुभवों से भरा पड़ा है, वहाँ से ही हमें वो चीज़ें मिलेंगी। मेरी ऑब्जर्वेशन पावर
एक अभिनेता के तौर पर मेरी ऑब्जर्वेशन पावर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि मैं जिस किसी को भी, किस चरित्र को देख रहा हूँ या कोई घटना देख रहा हूँ, उन सबको मैं ठीक से समझ सकूँ और फिर उसको रिक्रिएट कर सकूँ। इमेजिनेशन पावर की बहुत ज़रूरत है। एक एक्टर का इमेजिनेटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इमेजिनेटिव नहीं है तो वो अपना काम बहुत अच्छा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब मिला के हम लेते तो समाज से ही हैं। सब कुछ मैंने भी जो आज तक किया है, वो जो कुछ समाज में देखा है, समाज में लोगों को करते हुए देखा है, उनसे ही लिया है, उनकी कॉपी ही की है, लेकिन उसको इम्बाइब किया है। अभिनेता को क्या करना होता है कि जो समाज से देखता है, सुनता है, पढ़ता है, सीखता है, उसको इम्बाइब करता है, आत्मसात करता है। आत्मसात करने के बाद फिर वो उसको क्रिएट करता है। वो जो उसका सृजन है वो तब उसका अपना हो जाता है, उसमें फिर वो कॉपी नहीं होती है। तो ये सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए समय उसमें चाहिए आपको, और पूरी डेडिकेशन के साथ आप लगे रहिए। एक अवेयरनेस होनी चाहिए, फिल्म के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए कि फिल्म में बनती कैसे हैं, फिल्म के अलग अलग जो विभाग हैं वो सब कैसे काम करते हैं, और फिर मिल के कैसे एक फ़िल्म हमारे सामने तैयार होती है। और अभिनेता फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी फिल्म की कल्पना अभिनेता के बिना नहीं की जा सकती। अभिनेता का उसमें होना परम आवश्यक है। इसलिए अभिनेता पर बहुत कुछ मुनस्सर करता है, या हर फिल्म की सफलता अभिनेता पर ही निर्भर करती है। इसलिए अभिनेता को बहुत लगन के साथ काम करना चाहिए, और सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लूँ, मैं एक अच्छा स्टाइलिस्ट बन जाऊँ, उससे नहीं होगा। स्टाइल आपने आपकी अपनी लाइफ में अपना एक हो सकता है, लेकिन हर चरित्र अलग है, तो हर चरित्र का स्टाइल अलग अलग होगा। तो चरित्र को समझना, समाज को समझना, देखना, उसके बारे में पूरा ज्ञान लेना। और आजकल तो ज़माना क्या है कि इतना कंपटीशन है, इसलिए ट्रेनिंग की आज बहुत ज़रूरत है, प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षण लेना चाहिए जहाँ भी आपको मिल सके, जो सुविधा के अनुसार, और लें, और आप अच्छे अभिनेता बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक्स अ लॉट सर, आपने हमारे उभरते हुए कलाकारों को इतना ज्ञान दिया, उन्हें प्रकाशित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आज यहाँ आए, हमसे बातचीत करी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, अपने दर्शकों से मिलके, श्रोताओं से मिलके, और जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको मुझे लगता है कि मेरी बातें काम आएंगी, और वो उस पर ज़रूर विचार करेंगे। अगर इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो मैं उनकी सफलता की कामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर यहाँ आने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। तो दोस्तों, आज मैंने बहुत कुछ सीखा सतीश आनंद सर से। आई एम श्योर आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, और हमारे जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको डेफिनेटली बहुत सारी टिप्स मिल गई होंगी। वैसे सर ने सब कुछ बता ही दिया है, बट एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि पैशन, कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग इज़ नीडेड, बट एक नेवर डाइंग एटीट्यूड भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ना फेलियर के बाद रुक जाते हैं। और बाकी मैंने सबसे बड़ी बात ये देखी कि हम सबके अंदर एक छोटा सा आर्टिस्ट होता है। जैसे सर के केस में भी उनके अंदर ये आर्ट था, बट ज़रूरत थी उसको डिस्कवर करने की, जो उन्होंने किया, और हमें इतने अच्छे वैल्यूएबल आर्टिस्ट आज मिल पाए। तो आज के लिए रूबरू में बस इतना ही। मैं श्रेया गत्याल लेती हूँ आपसे इजाज़त, मगर बहुत जल्द मिलूंगी एक और नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ, ओनली फॉर यू एट MS TV, हर पल आपके साथ।